नमस्कार। आज हम संधि भाग 2 में करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। तो आज हम बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। कल हमने स्वर संधि के बारे में बात की थी। आशा है आप लोगों ने स्वर संधि से संबंधित प्रश्न हल किए होंगे। और वैसे भी हम संधि जो हमारा विषय है अभी, इसके पूरे होने पर हम इससे संबंधित और प्रश्नों पर भी बात करेंगे और शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पहले संधि को पूरा करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि हाँ जी, व्यंजन संधि में सबसे पहले तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। किसे कहते हैं व्यंजन संधि? व्यंजन के साथ व्यंजन संधि कहाँ पर होगी? हालांकि आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी व्यंजन और स्वर के पहचान की। तो हम कर रहे हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के परिवर्तन सहित मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या होगा? व्यंजन के साथ किसका मेल होगा? स्वर या व्यंजन का। अब ये व्यंजन पहले भी हो सकता है शब्द में, पहले शब्द में भी अंतिम व्यंजन हो सकता है, या फिर दूसरे शब्द में पहला व्यंजन हो सकता है, उसका मेल होगा। या फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले स्वर आ जाए, यानी कि पहले शब्द के अंत में स्वर आ जाए और दूसरे शब्द के शुरू में व्यंजन आ जाए, तो भी व्यंजन संधि ही होगी। तो यहाँ पर हम व्यंजन संधि की बात करेंगे। व्यंजन संधि के नियम हैं, जैसे हमने स्वर संधि में तो किया था, स्वर संधि के भेद। और व्यंजन संधि में व्यंजन संधि से संबंधित हम नियम करेंगे। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो नियम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण से आप परिचित हैं, आपने वर्णमाला देखी है। प्रथम वर्ण कौन सा है? क, च, ट, त, प। किसी वर्ग का जब प्रथम वर्ण आ जाता है, यानी कि जिस शब्द में आप जो दो शब्दों को मिला रहे हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो प्रथम वर्ण है, और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसके आरंभ में, उसके शुरू में क्या है? किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, और उसके बाद या फिर तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर स्वर हो सकता है, या फिर य, र, ल या व हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। तब ये जो प्रथम वर्ण है, जिसे हमने प्रथम वर्ण कहा है, वो किस में बदलेगा? अपने तीसरे में, यानी कि क का ग हो जाएगा, च, छ, ज हो जाएगा, ट, ठ, ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है कि क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के शब्द होंगे, एक संधि करनी है और संधि विच्छेद करना है ना। तो जब हम संधि करने के नियमों को जान लेंगे तो हम संधि विच्छेद भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शब्दों को किस तरह से जोड़ना है, संधि कैसे करनी है, कि हमारे पास पहले शब्द के अंत में अगर इनमें से कोई एक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप व्यंजन की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हलचिन्ह लगाना है। यहाँ पर सब में क्या है? देखिए, हलचिन्ह है। अगर ये हलचिन्ह नहीं है तो अब ये व्यंजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने सीधा क लिख दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि क के साथ अ मिला हुआ है। हम क्या बात कर रहे हैं? प्रथम वर्ण की। तो प्रथम वर्ण क है, क नहीं है। तो यहाँ पर ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है कि जब आप प्रथम वर्ण की बात कर रहे हैं तो क में हलचिन्ह है, च में हलचिन्ह है, ट में हलचिन्ह है। बाद वाला वर्ण, अब बाद वाला वर्ण जो है वो आधा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा शब्द जो है वो य से ही शुरू होएगा। हमारा शब्द जो है वो य से शुरू हो रहा है, और य के बाद अगर कोई मात्रा है भी तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि हमारा सामना किससे हो रहा है? य से ही हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर तो आधा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता बाद वाला। लेकिन
जिसे आप प्रथम वर्ण कह रहे हैं वो निश्चित रूप से स्वर रहित ही है, तभी वो प्रथम वर्ण है। हाँ जी, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है जगत और ईश, हमें इन दो शब्दों को जोड़ना है। जगत और ईश, इन दो शब्दों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, त, यहाँ पर क्या है, त में हलचिन लगा है। अब त किस में बदलेगा, द में बदलेगा। त किस में बदलेगा, द में बदलेगा। तो अब देखिए ज ग त का द बन गया। ड कैसा बना, आधा स्वर रहित, लेकिन इसके बाद ई की मात्रा है, तो हम इसको पूरा कर देंगे, जगदीश। अब आप करते क्या हैं, ये तो आपने, चलो आपने कर दिया सही कि आपके पास, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि त के बाद ई की मात्रा है। लेकिन जब आप लोग विच्छेद करते हैं, विच्छेद में क्या गलती करते हैं, आप हलचिन लगाना भूल जाते हैं। हमारे पास शब्द आया प्रागैतिहासिक, हमारे पास शब्द है प्रागैतिहासिक। हमें क्या करना था, प्रश्न आया इसका संधि विच्छेद करना है। हमें ध्यान है कि यहाँ पर क्योंकि ग है तो ग अपने पहले में क में बदल जाएगा। हमने इसका संधि विच्छेद कर दिया। हमें नियम भी ध्यान है और हमें पता है कि ये दो शब्द इस तरह से बनेंगे, लेकिन यहाँ पर हमसे गलती हुई। क्या गलती हुई है हमसे, यहाँ पर हमने क में हलचिन नहीं लगाया। अगर आपने क में हलचिन नहीं लगाया, इसका मतलब ये आपका जो संधि विच्छेद था वो गलत हो गया। तो सारे नियम सब जानने के बाद भी हमने क्या किया, सिर्फ एक हलचिन नहीं लगाया और हलचिन न लगाने की वजह से हमारा शब्द गलत हो गया। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम प्रथम वर्ण की बात कर रहे हैं तो वो प्रथम वर्ण स्वर रहित होना चाहिए, नहीं तो संधि हमारी गलत हो जाएगी। हाँ जी, एक शब्द और देखते हैं हम, दिक् धन भ्रम। दिक् धन भ्रम, यहाँ देखिए क है और क के बाद क्या आ गया है, भ आ गया है। क के बाद क्या आ गया है, भ आ गया है। तो यहाँ पर प फ ब भ, 5 चौथा वर्ण आ गया है और ये क्या है, प्रथम वर्ण है। तो क किस में बदलेगा, ग में। तो हमने क को ग में बदल दिया। क आधा था, ग भी आधा है। अब क्योंकि आगे जो हमारे पास वर्ण है वो क्या है, भ है, स्वर नहीं है, इसलिए अब हमारा ये ग जो है वो पूरा नहीं होगा। हम सीधा ही इसको लिख देंगे दिग्भ्रम। संधि विच्छेद कीजिए, षडानन। षडानन संधि विच्छेद करना है। देखिए ड आ रहा है ना, यहाँ पर क्या है, ड है। ड किस में बदलेगा, ट में, क्योंकि ट किस में बदला था, ड में। तो अब ये अपने विपरीत ट का जब ड में बदल जाएगा तो हम ड को पुनः किस में बदलेंगे, ट में। दोनों शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए। तो श ट बदल गया, लेकिन ये क्या होगा, हलचिन के साथ। और इसमें से हमें अलग क्या करना है, आनन। शब्द पीछे क्या रहा हमारे पास, आनन। तो ये हो गया है संधि विच्छेद। क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ट में हलचिन का हमें ध्यान में रखना है। अगर हमने ट में हलचिन नहीं लगाया तो हमारा शब्द गलत हो जाएगा, ये संधि विच्छेद गलत हो जाएगा ना, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा अगर हमने यहाँ पर ये हलचिन नहीं लगाया। अब हम व्यंजन संधि में ही बात करते हैं दूसरे नियम की। प्रथम वर्ण के बारे में हम बात कर रहे थे, क च ट और प, ये प्रथम वर्ण है। अभी हमने बात की थी तीसरे और चौथे वर्ण की। लेकिन अगर प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण, और पंचम वर्ण में भी क्या है, न या म। न और म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकी जो पंचम वर्ण हैं उनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। तो शब्द शुरू किससे होगा, या तो न से होगा या म से होगा, इसलिए हमने न और म को लिया है। तो प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने पांचवें में, अपने पंचम में बदल जाएगा।
फिर वही ध्यान रखना है, जब हमने प्रथम वर्ण कहा है तो ये हलचिन के साथ है, और ये बदल करके जिस वर्ण में जाएगा वो भी हलचिन के साथ ही होगा, आधा ही होगा। च नियम में बदल गया है, ट ठ, यहाँ पर ट का पंचम वर्ण अण, त का न, प का म। तो प्रथम वर्ण के बाद अगर किसी वर्ग का पंचम वर्ण है तो प्रथम वर्ण किस में बदलेगा? अपने पांचवें में बदल जाएगा। शब्द देखते हैं हम, वाक धनमय। वाक धनमय, यहाँ पर क्या है? क। क क्या है? प्रथम वर्ण है। प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया है? म आ गया है। अब म आ गया है तो प्रथम वर्ण अपने पांचवें में बदलेगा। शब्द बन गया हमारे पास वांग्मय। अब देखिए, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। दो पंचम वर्ण देखिए साथ में आ रहे हैं ना, दो पंचम वर्ण साथ में आ रहे हैं। संधि विच्छेद कीजिए। जगत, जगन्नाथ। अब यहाँ पर दो पंचम वर्ण आ रहे हैं साथ में, कौन से? न। तो इससे हमें पहचान में आ गया कि न जो है वो पंचम वर्ण है, और वो पंचम वर्ण किसकी जगह पे बना होगा? अपने प्रथम वर्ण की जगह पर। यानी कि अब हमें इसको किस में बदलना है? त में। फिर बात वही ध्यान में रखेंगे, त में हमें हलचिल लगाना है। अगर हमने हलचिल नहीं लगाया तो हमारा शब्द गलत हो जाएगा, और पीछे हमारे पास है नाथ। नियम वही हो गया। प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया है? पंचम वर्ण आ गया है, तो प्रथम वर्ण किस में बदलेगा? अपने पांचवें में, यानी कि त जो है वो किस में बदल गया है? न में बदल गया है। एक और शब्द हम देख लेंगे। पेपर में आपके जो संधि आती है उसका विच्छेद करना है ना हमें। तो यहाँ पर हमारे पास शब्द क्या है? षण्मास। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अण जो है वो भी पंचम वर्ण है और म भी पंचम वर्ण है। तो पहले वाला जो पंचम वर्ण है उसको उसी वर्ग के पहले में बदलना है। जो पहला पंचम वर्ण में जो पहला है उसको अपने पहले में बदलना है, यानी कि श और ये ण का प्रथम वर्ण ट। तो ये अण जो है वो आधा है, तो ट भी आधा ही रहेगा, स्वर रहित रहेगा, हलचिन के साथ आएगा। षण्मास, षटधन मास। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण आ जाता है तो प्रथम वर्ण किस में बदलेगा? अपने पांचवें में बदलेगा। इन शब्दों को हमें ध्यान में रखना है। एक और शब्द आप देख सकते हैं, सन्मति। त किस में बदलेगा? सॉरी, न किस में बदलेगा? अपने पहले में, त। सकधनमति। तो ये हुआ प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण। प्रथम वर्ण किस में बदल रहा है? अपने पांचवें में। नियम नंबर 3, छ वर्ण है। अगर कोई शब्द छ से शुरू हो रहा है और उससे पहले कोई स्वर आ गया, अगर कोई शब्द छ से शुरू हो रहा है और उससे पहले क्या आ गया? स्वर आ गया, तो दोनों के बीच में च का आगमन हो जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा? च। च कैसा? आधा, स्वर रहित। इसको भी आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। हमारे पास शब्द आया परिच्छेद। अब हमें क्या करना है? इसका संधि विच्छेद करना है, इसको अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे? च को हटा देंगे, परिच्छेद। शब्द शुद्धि में भी ऐसे शब्द आते हैं, छत्र, छाया, ऐसा शब्द आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको शुद्ध करिए, और हमें देखने में क्या लग रहा है कि शब्द शुद्ध है, लेकिन इन दो शब्दों को हम अलग अलग करें तो हमारे पास शब्द है छत्र और छाया। अब अशुद्धि क्या है इसमें? अशुद्धि क्या है? संधि से संबंधित हो गई, क्योंकि छ से पहले स्वर आ गया तो बीच में किसका आगमन होना चाहिए था? च का। तो यानी कि जब हमें शब्द शुद्ध करना है तो हम क्या करेंगे? इसके बीच में च लगा देंगे। अब ये शब्द शुद्धि हो गई और हमारी संधि हो गई। अनुधन छेद। अनुधन छेद शब्द क्या बन गया?
अनुच्छेद। अनुच्छेद। तो इस तरह से ये शब्द जो हैं वो संधि में भी हमें ध्यान में रखने हैं और शब्द शुद्धि में भी हमें ध्यान में रखने हैं। नियम नंबर 4, परि। एक उपसर्ग है हमारे पास परि। इस परि के बाद अगर क्री धातु से बनने वाले शब्द आते हैं, जैसे कर है, कार है, करण है या कृत है, कुछ ही शब्द हैं, आप ध्यान में आराम से रख सकते हैं इसको ना। तो परि के बाद क्री से बनने वाले शब्द आ गए, कर, कार, करण, कृत। तो इन दोनों के बीच में, इसमें और ये जो शब्द है हमारे पास, श का आगमन हो जाएगा, यानी कि बीच में श आ जाएगा। परिधनकार, परिधनकार सीधा सही बन रहा है शब्द परिष्कार। परिधनकृत, परिष्कृत, परिधिनकृत, परिष्कृत, परिधनकरण, परिष्करण। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर क्री से बनने वाले शब्द आ रहे हैं तो बीच में किसका आगमन हो गया है, श का आगमन हो गया है। जी, इसके बाद हम देखते हैं नियम नंबर 4। एक उपसर्ग है हमारे पास सम। सम के बाद अगर क्री से बनने वाले शब्द हैं, वही जो अभी हमने बात की है, कौन कौन से, कर, कार, करण, कृत, कृति, इनमें से कोई आ गया है तो बीच में स का आगमन हो जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। सम के बाद अगर क्री से बने हुए शब्द हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, स। समधनकृत, म का अनुस्वार बन जाएगा। संस्कृत, शब्द क्या बनेगा, संस्कृत। समधनकृत, ये ध्यान से करना है हमें, क्योंकि जो परि वाले हैं और ये जो सम वाले हैं, इससे संबंधित प्रश्न जो है शब्द शुद्धि में और संधि में दिया जाता है ना। और वहाँ पर हमारे पास ये दिक्कत होती है कि हम ये समझ नहीं पाते कि यहाँ पर स कहाँ से आ गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम के बाद अगर क्री से बने हुए शब्द हैं तो बीच में किसका आगमन हो रहा है, बीच में स का आगमन हो रहा है। समधनकार, संस्कार, समधनकार, संस्कार। तो इस तरह से इन शब्दों को हमें ध्यान में रखना है। 8-10 शब्द हैं, बाकी हम जब इसको दोबारा करेंगे तब भी हम देखेंगे इन शब्दों को दोबारा से। ये हुआ नियम नंबर 5। अगले नियम की तरफ पढ़ते हैं। म। म के बाद अगर क से लेकर के म तक कोई भी वर्ण है, म के बाद अगर क से लेकर के म तक कोई भी वर्ण है, यानी कि क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, तो कोई भी वर्ण है तो ये म जो है, ये जो म है पहले वाला, ये उसके पंचम में बदल जाएगा। यानी कि सामने वाला जो वर्ण है हमारे साथ पास, उसी के 5वें में बदल जाएगा। कैसे, हमारे पास शब्द है समधन देश। हमारे पास शब्द है समधन देश, तो यहाँ पर म आ गया है और म के बाद क्या आ रहा है, द। म के बाद द आ रहा है, तो म किस में बदलेगा, अपने सामने वाले। द है तो द के लाइन के, द वर्ग के, इस वर्ग के पंचम अक्षर में बदलेगा। यानी कि त वाली लाइन में जो 5वां है वो क्या है, न। शब्द बनेगा संदेश। अब यहाँ पर भी हमने वर्णमाला करते समय एक बात देखी थी कि यदि पंचम वर्ण स्वर रहित है, आधा है, और उसके बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का है, उसी लाइन का है, तो ये पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तो हम इस रूप में लिखेंगे इसको ना। बाकी शब्दों में भी हम लिखते ही हैं, जैसे शम धन कर। अगर हमें ये लिखना है, इसको संधि करनी है, तो हमने म किस में बदलेगा, क के पंचम वर्ण में, क के पंचम वर्ण में बदलेगा। तो ये अंग में बदला। हम ऐसे नहीं लिखते ना, क्योंकि हम पंचम वर्ण को किस में बदलते हैं, अनुस्वार में। इस कारण से, क्योंकि ये पंचम वर्ण है,
ये पंचम वर्ण है, स्वर रहित है, और इसके बाद वाला वर्ण इसी वर्ग का है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पंचम वर्ण को अनुस्वार में बदल देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको अनुस्वार में बदल दिया। तो ये संधि के अनुसार क्या हुआ, म के बाद यदि क से लेकर के म तक कोई भी वर्ण है तो म उसके पांचवें में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, उसके पांचवें में बदल दिया है। और आप जो है शब्दों को देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है म होगा और म की जगह पर ये अनुस्वार है ना। तो इससे हम शब्दों को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। करिए संधि विच्छेद, इसी नियम से होगा। अलंकार कैसे करेंगे, अब देखिए ल के ऊपर अनुस्वार आ रहा है, यानी कि ये अनुस्वार किसका बना होगा, म का बना होगा ना। तो हमने क्या करना है, म अलंकार, अलम धन कार। तो अलम, अगर हम इसको आगे चलेंगे, इसकी संधि करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये म जो है म किस में बदलेगा, क के पंचम वर्ण में। और क का पंचम वर्ण कौन सा है, अंग। और यहाँ पर अंग, अंग हो गया, नियम वही लगा। पंचम वर्ण है, आधा है, उसके बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का है, तो पंचम वर्ण किस में बदलेगा, अनुस्वार में। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इस रूप में। अलंकार। नियम नंबर 7, क से म तक तो आ गया, म के आगे भी वर्ण है। क से म तक की हमने बात की, उसके आगे वाले जो वर्ण है उसके संबंध में हम देखते हैं कि बाकी जो बचे हैं, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इनमें से कोई आ गया तो क्या होगा, तो ये म जो है वो सीधा अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये म जो है वो सीधा अनुस्वार में बदल जाता है, यानी कि म के बाद यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र हो तो म जो है वो सीधा ही अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधनवाद, समधनवाद, संवाद, समधनत्रास, संत्रास। तो यहाँ पर हमने, आप देखिए यहाँ पर भी बड़ी आसानी से हम देख पा रहे हैं कि स के ऊपर क्या है, अनुस्वार लगा हुआ है। अगर हमें विच्छेद करना है तो हम सीधा क्या करेंगे, इसको म में बदल देंगे। देखिए शब्द क्या है, संसार। अब कितना आसान है इसको देख करके कि स के साथ क्या है, अनुस्वार है। तो हमें करना क्या है, विच्छेद करना है। विच्छेद करते हुए समधन सार, ये हो गया संधि विच्छेद। तो इस तरह से म किस में बदला है, अनुस्वार में। कब बदला है, म के बाद यदि यर, ल, व, ह, श, श, स, ह और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र है तो हम इसको अनुस्वार में बदलते हैं। हाँ जी, अगला नियम संधि के संबंध में, व्यंजन संधि की बात हम कर रहे हैं। व्यंजन संधि में नियम, त या द के बाद यदि च या छ आ गया, त या द के बाद क्या आ गया है, च या छ, यानी कि च या छ से बने हुए शब्द आ गए, तो ये त या द किस में बदलेगा, च में। ये त या द किस में बदलेगा, च में। जैसे उत्धन चारण, उत्धन चारण, यहाँ पर भी हम हिंदी में जो है उत शब्द का ही, उत उपसर्ग का ही प्रयोग करते हैं, और संस्कृत में जो है हम उद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम उत का ही प्रयोग कर रहे हैं। शब्द क्या बनेगा, उत्धन चारण। त किस में बदलेगा, च में। शब्द बनेगा उच्चारण। शब्द क्या बनेगा, उच्चारण। उत्धन छेद, या सीधा ही हमारे पास आ गया
शब्द आ गया है उच्छेद। करना क्या है? संधि विच्छेद कीजिए। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है हमें। तो ये च किस में बदल जाएगा? त में बदल जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। उत्तधन छेद, उत्तधन छेद। तो त या द के बाद अगर च या छ आ गया है तो त या द किस में बदलेगा? च में बदलेगा। अगला नियम हम देखते हैं। त या द के बाद अगर ज आ जाता है, त या द के बाद ज आ जाता है। अब वही बात है कि त या द के बाद जो ज आ रहा है बाद में, अगर बाद वाला ज आधा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि हमारा सामना जो है वो ज से ही हो रहा है ना। तो त या द के बाद ज आ गया तो त या द किस में बदलेगा? ज में। त या द किस में बदल रहा है? ज में। उत्तधन ज्वल बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी, है ना। उत्तधन ज्वल, क्योंकि एक प्रश्न हमारा यही रहता है इसमें कि ज्वल में दोनों ज आधे क्यों होते हैं ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं त के बाद क्या आ रहा है? ज आ रहा है। जब त के बाद ज आ जाए तो त किस में बदलेगा? ज में बदलेगा। तो यहाँ पर उज्ज्वल। त के बाद ज आ गया तो ज किस में बदला है? त किस में बदला है? ज में। तो इसी कारण से क्या हो गया? अब ये दोनों ज जो है वो आधे हैं। शब्द शुद्धि में हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि उज्ज्वल शब्द कैसे लिखा जाता है। उज्ज्वल शब्द में ये त के कारण ये वाला ज आधा है और ये ज हमारे पास पहले से ही आधा था, तो इस कारण से शब्द क्या बना? उज्ज्वल। तो त या द के बाद ज आ गया तो त या द किस में बदला है? ज में। हाँ जी, हमारे पास शब्द आते हैं। संधि विच्छेद भी करना होता है, हमें संधि बनानी है तो संधि विच्छेद भी करना है। शब्द है हमारे पास विद्युत जनित, विद्युत जनित। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? देखिए दोनों ज हैं, एक आधा है और एक पूरा है। नियम क्या कहता है कि ज से पहले ज बना हुआ है, ज से पहले ज बना हुआ है, किसका बनता है? त का बनता है, ये द का बनता है। तो यानी कि पहले ज का हमने क्या कर दिया है? त बना दिया है और बाद में शब्द हमारे पास बचा है जनित। तो ये संधि विच्छेद ध्यान वही रखना है। अगर आपने यहाँ पर हल चिन्ह नहीं लगाया तो आपका ये संधि विच्छेद गलत हो जाएगा, तब ये संधि विच्छेद होगा ही नहीं, है ना। ये शब्द बनेगा ही नहीं इससे। तब ये शब्द अगर आपने त को पूरा कर दिया तो ये शब्द बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो त का त रह जाएगा, है ना, ज में नहीं बदलेगा। तो इसलिए हमें ये चीज़ विशेष ध्यान में रखनी है। त और द के संबंध में ही हम देख लेते हैं। त या द के बाद अगर ड आ गया, त या द के बाद क्या आ गया है? ड। ड से बने हुए शब्द हैं तो ये त या द भी किस में बदलेगा? ड में बदल जाएगा। त या द के बाद अगर ड आ गया है, उज्ज्वल जो पहले लिखा है शब्द वो गलत है, दोनों ज आधे ही आएंगे। एक पूरा आपने एक आधा लिखा है और फिर उसके बाद पूरा लिखा है, ये गलत है। जो आपने दोबारा लिखा है वो सही है। हाँ जी, तो त या द के बाद अगर ड आ जाए तो त या द किस में बदलेगा? ड में बदलेगा। उत्तधन डयन, उत्तधन डयन शब्द क्या बनेगा? उड्डयन। त या द के बाद क्या आ गया? ड। तो त या द किस में बदल रहा है? ड में बदल रहा है। अगला नियम हम देखेंगे। त या द के बाद अगर ट आ गया या ठ आ गया, त या द के बाद क्या आ रहा है? ट या ठ आ रहा है, तो त या द किस में बदलेगा? ट में। त या द किस में बदलेगा? ट में। तत् धन टीका, तत् धन टीका। आपने अब तक देखा होगा कि वर्ण जो है वो द्वित्व में दो बार आ रहे हैं, है ना। तो वहाँ से हम पहचान जाएंगे कि पहले वाला जो है वो त या द में बदल रहा है हमें ना।
उज्ज्वल में भी हमने देखा कि ज 2 बार आ रहा है तो पहले वाले को हमने त में बदला। ऐसे हमने उड्डयन शब्द देखा तो उसमें भी हमने यही देखा कि ड शब्द ड जो वर्ण है वो 2 बार आ रहा है तो पहले ड को हमने त में बदल दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तत् धन टीका, तो त किस में बदलेगा, ट में बदलेगा। त बदल दिया है हमने ट में। लिखेंगे हम इसी तरह से, क्योंकि हमने वर्णमाला में देखा था कि यदि किसी व्यंजन के साथ खड़ी पाई नहीं है तो उसे संयुक्त बनाने के लिए हम हर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमें इसके पैर में नहीं लिखना, ये है ना, ध्यान रखिएगा, इसको हमने पैर में नहीं लिखना है। बात यहाँ पर सिर्फ मानकता की है कि मानक शब्द कौन से हैं, है ना। तो मानकता की दृष्टि से हमारे पास ये वाला शब्द जो है यही सही है, इसको ही रखेंगे हम। त और द के संबंध में एक चीज़ और देखते हैं हम कि त या द के बाद यदि ल है, त या द के बाद यदि क्या है, ल है, तो ये त या द जो है वो ल में बदल जाता है। त या द किस में बदलेगा, ल में बदलेगा। ध्यान वही रखना है, त या द स्वर रहित हैं और उसके स्थान पर जो भी वर्ण बन रहा है वो भी स्वर रहित ही होगा। अगर हमने इसको स्वर रहित नहीं लिखा तो फिर हमारी संधि गलत हो जाएगी। तत् धन लीन, तत् धन लीन, तो यहाँ पर हमने देखा त के बाद क्या आ रहा है, ल आ रहा है। तत् धन लीन क्या हो गया है, तल्लीन। त का क्या हो गया है, ल, शब्द क्या बना, तल्लीन। हाँ जी, एक शब्द लिखिए और इसका संधि विच्छेद करिए। उल्लेख, उल्लेख क्या करना है, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 2 एक जैसे वर्ण, ल आ रहा है, ल से पहले भी ल आ रहा है, यानी कि ल बना है किसका, त या द का। तो हम वापस से इसको किस में बदल लेंगे, त में, और हमारा विच्छेद हो जाएगा उत्तधन लेख, उल्लेख। तो हमें संधि भी करनी है और संधि विच्छेद भी करना है। त और द के संबंध में ही त या द के बाद अगर ह आ जाए, यानी कि त या द के बाद क्या आएगा, ह से बनने वाला कोई शब्द आ जाए। अब तक तो हमने क्या किया था, त द को ही बदला था। अब हम देखते हैं कि त द के बाद ह आ जाता है तो ये द ध में बदल जाता है, यानी कि ये और ये दोनों, यहाँ पर भी अगर त है तो द में बदल रहा है, और ये अगर ह है तो ये ध में बदल रहा है। तो त या द के बाद अगर ह है तो किस में बदलेगा, द ध में बदलेगा। जैसे उत्तधन हार, उत्तधन हार किस में बदलेगा, द ध में, यानी कि आपको क्या हटाना है, त भी हटाना है और ह भी हटाना है। त की जगह पे द हो गया है और ये ध हो गया है, उद्धार। उत्तधन हार, उद्धार। उत्तधन हरण शब्द है आपके पास, उद्धरण। इसका आपने क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो उत्तधन हरण, त और द मिलकर के क्या बने यहाँ पर, द ध। द तो आधा है ही, और ह जो है वो आधा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आधा है तो आधा लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। संधि विच्छेद कीजिए। तद्धित, तद्धित शब्द की संधि विच्छेद करेंगे हम। द और ध बन रहा है, किसका बनता है, त या द और ह का। तो पहले शब्द में तो आ जाएगा तत् और दूसरे में आ जाएगा हित। त और ह मिलकर के यहाँ पर क्या बन रहे थे, द ध बन रहे थे, और ई की मात्रा हमारे पास है वो हमने जो की जो लगा दी, इसलिए तत् धन हित। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् धन हित। त या द के बाद श, यानी कि त या द के बाद
श से बने हुए शब्द हों तो क्या होगा, त द और श ये मिलकर के बन जाएंगे च छ। त द के बाद श है तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, च छ। यहाँ पर भी त या द तो स्वर रहित हैं ही, श हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखेंगे जैसे उत्तधन श्रृंखल, उत्तधन श्रृंखल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, श के साथ री की मात्रा है और अनुस्वार भी है। तो त किसमें, च हो गया और ये श का छ हो गया। अब जो मात्रा री की है वो री की लगेगी, अनुस्वार की जगह अनुस्वार लगेगा और ये जो के जो। उत्तधन श्रृंखल उच्छृंखल, उत्तधन श्रृंखल उच्छृंखल। हाँ जी, एक शब्द है हमारे पास उच्छ्वास, उच्छ्वास। इसका क्या करना है, हमें संधि विच्छेद करना है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, च छ। च छ कब बना, त या द के बाद श था, तो त या द के बाद क्या था, श। अब देखिए, तो पहले का तो हमने बना दिया त, अब है हमारे पास श छ। अब देखिए सही है, ये क्या गलती है इसमें। आप देखिए यहाँ पर ये छ कैसा था, आधा, स्वर रहित था, तो इसलिए आपका ये श भी आधा ही लिखा जाएगा, श्वास। अब ये सही है, यानी कि ये गलत हो गया। उल्टा करेंगे, त और श, तो ये मिलकर के त और श उच्छ्वास। तो आप देखिए छ में हल चिन्ह है, जब आपका संधि करेंगे इसकी तो आप ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके पास श आधा है, स्वर रहित है, तो आपका ये छ भी स्वर रहित होगा। यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा जो श था वो री की मात्रा के साथ था, तो छ के साथ री की मात्रा है, तो मात्रा को, अनुस्वार को तो जो की त्यों रखना है हमें ना। आधा है तो आधा लिखेंगे, अगर पूरा है तो पूरा लिखेंगे, मात्रा के साथ है तो मात्रा के साथ लिखेंगे। तो इसलिए हमने देखा त या द के बाद क्या है, त या द के बाद क्या है, श है, तो मिलकर के क्या बन रहा है, च छ हो रहा है ना। तो इस तरह से ये हो गया है उच्छृंखल उत्तधन श्रृंखल। हाँ जी, एक नियम और देखते हैं हम। स है हमारे पास, स से पहले अगर कोई स्वर आ गया, स से पहले क्या आ गया है, स्वर, तो ये स जो है वो श में बदल जाएगा। स किस में बदलेगा, श में। अभिधन सेक, अभिधन सेक, हालांकि इसमें अपवाद भी हैं, लेकिन हम संधि वाले करेंगे ना। अभिधन सेक क्या बनेगा, अभिषेक, अभिषेक। परिधन सद, परिधन सद। अब देखिए यहाँ पर स से पहले क्या आ रहा है, ई है ना, क्योंकि र के साथ जो ई की मात्रा है वो बाद में लगी है ना। शब्द क्या बनेगा, परिषद। इस स का क्या बन गया है, श, तो शब्द क्या बन गया है, परिषद। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द और देखते हैं नियम में। अगर श के बाद, अगर श के बाद त आ जाता है तो उसका हो जाता है ट, अगर थ आता है तो उसका हो जाता है ठ। थोड़ा सा बस नियम ध्यान रखिए, बाकी शब्द ध्यान में रख लीजिएगा। श के बाद अगर त आ जाता है तो त का क्या हो जाता है, ट, और अगर थ आता है तो ठ, यानी कि त आधा है तो ट भी आधा, थ आधा है तो ठ भी आधा रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे संधि विच्छेद और संधि में। युधिधन स्थिर, युधिधन स्थिर। अब देखिए यहाँ पर पहली चीज़ तो ये हुई कि स था और स से पहले स्वर था, तो स किस में बदला है, श में, श में बदला। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि श के बाद क्या आ रहा है, थ आ रहा है। श के बाद थ आने पर थ नहीं रहेगा, बल्कि किस में बदलेगा, ठ में बदलेगा। तो ये हमने बदल दिया है ठ में। ऐसे शब्दों को आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर कई बार हमें नियम ध्यान में नहीं रहते हैं, तो सीधा ही आप शब्दों को ध्यान में रखिए। हमारे पास शब्द है प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। तो यहाँ पर देखिए
प्रतिष्ठान, इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो क्या करेंगे विच्छेद करके, प्रतिधन स्थान, प्रतिधन स्थान, इस तरह से ना, स श में और ठ का थ हो गया, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। तो इस तरह से ऐसे शब्दों को हम विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें संधि भी करनी है और संधि विच्छेद भी करना है। ये शब्द दिया है तो हमने इसको इसमें बदलना है, और ये दिया है तो हमें इसको इसमें बदलना है। तो इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि परिवर्तन क्या हो रहा है, स का श हो रहा है और ठ का ठ हो रहा है। ऐसे शब्दों को हमें विशेष ध्यान में रखना है ना। एक और शब्द को भी हम ध्यान में रख लेंगे, जैसे उत। उत के बाद अगर आपके पास स आ रहा है तो स का लोप हो जाता है। ये त के बाद क्या आ गया, स आ गया, तो स का लोप हो जाता है। कुछ ही शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे उत धन स्थित, उत धन स्थित, स का लोप करना है हमें, शब्द क्या बन गया, उत्थित। इन शब्दों को बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। उत्तधन स्थान, उत्तधन स्थान, अगर हम इसकी संधि करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा हमारे पास, उत्थान। तो ऐसे शब्दों को आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको जब उपसर्ग भी देखना होगा उस समय भी ध्यान में रखना है, और जब आपको संधि विच्छेद करना है या आपको संधि करनी है तब ऐसे शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे ना। इसी में व्यंजन संधि में ही एक चीज़ और हम देखेंगे, हमारे पास शब्द है अहन। यहाँ पर हम देखते हैं कि अहन के बाद जो है र वाले शब्द जब आ रहे हैं तो ये जो न है वो ओ में बदल रहा है। अहन धन रात्रि, अहोरात्र ना, क्योंकि हम जब समास करते हैं तो रात्रि का क्या हो जाता है, रात्र। तो यहाँ पर हमारे पास शब्द क्या हो गया है, अहोरात्र। अहन के बाद जब ये र वाले शब्द आ रहे हैं तो ये न किस में बदल रहा है, ओ में बदल रहा है। तो अहन धन रात्रि, अहोरात्र। और ऐसे ही शब्दों में आप देखिए, अहन के बाद अगर र से अतिरिक्त कोई शब्द आ रहे हैं, अगर र से अतिरिक्त कोई शब्द आ रहे हैं, जैसे अहन धन निशा, तो यही न जो है वो र में बदल रहा है। अहन धन निशा, शब्द क्या बन रहा है, अहरनिश, शब्द बन रहा है अहरनिश। ऐसे शब्दों को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और हम पहले वैसे बात कर चुके हैं, शब्द है अहन। दीर्घ संधि में हमने बात की थी, जैसे हम दीर्घ संधि में करते हैं ना, मध्य दहन अहन। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि है तो ये दीर्घ संधि मध्याहन, लेकिन यहाँ पर हल चिन्ह ह पर आएगा। शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखना है हमें ना। अहन शब्द तो सही है ये, लेकिन जब संधि हो जाएगी तब ये अहन, ह पर बल जो है वो कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर संधि करते वक्त ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जो हमने कल दीर्घ संधि की थी उसी दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर विच्छेद करते समय अगर हम मध्याह्न शब्द का विच्छेद कर रहे हैं तो ये अहन शब्द में न में हल चिन्ह आ रहा है, और जब हम इसकी संधि कर रहे हैं, इसको एक शब्द बना रहे हैं, तब ये हल चिन्ह ह पे आ रहा है। इसको हमें ध्यान में रखना है, शब्द शुद्धि में भी और संधि में भी। हाँ, तो हम अपने शब्द पर आते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि अहन के बाद र से अतिरिक्त कोई शब्द जब आया है तो ये जो वर्ण आने पर ये किस में बदला है, र में बदला है, अहर निश। अहन धन निशा, अहर निश, निशा का निश हो गया। हाँ जी, एक और हम देखते हैं अंत में वृद्ध। द के से पहले री, द के पहले जब री आता है तो ये द जो है वो अण में बदल रहा है। द किस में बदल रहा है, अण में। मृद धन मात्र, मृद धन मात्र, क्या बनेगा हमारे पास शब्द, मृण मात्र, मृणमय,
वृद्ध धन मई, मृण्मयी। इन शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। तो हमने आज व्यंजन संधि के संबंध में जो महत्वपूर्ण नियम और शब्द थे उनकी बात की है। इसके बाद कल हम विसर्ग संधि पर बात करेंगे। आप लोग व्यंजन संधि, विसर्ग और स्वर संधि को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि हम इसके बाद जो है इनसे संबंधित जो भी शब्द हैं उनको इकट्ठा करके एक साथ देखेंगे, ताकि हम विच्छेद भी कर सकें और संधि भी कर सकें। उनकी जो भी प्रश्न हैं वो आप लिख करके पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं। नमस्कार।